नमस्कार मित्रों, चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व, बातचीत को आगे बढ़ाने से पूर्व एक विनम्र निवेदन है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व अनलाइक करें जैसा आपको उचित दिखे, और पूरा वीडियो देखें। ऐसी या इस प्रकार से हम आपसे निवेदन करते हैं। आपके द्वारा देखा गया पूरा वीडियो हमारे लिए अभूतपूर्व शक्ति का काम करेगा, बल का काम करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने द्वारा पूरा वीडियो को देखें। आज मैं प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में प्रावधान किए गए या न्याय के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। पेरिक्लिस की मृत्यु के पश्चात एथेंस में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कुल मिलाकर यह है कि एथेंस का हर प्रकार से पतन हो गया और 30 व्यक्तियों की शासन की स्थापना हुई जो अनैतिकता, अन्याय से युक्त था। न्याय की तो दूर दूर तक कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जनता का घोर दमन हो रहा था। उस समय सोफिस्ट जन थे, उनका मानना यह था कि न्याय एक कृत्रिम व्यवस्था है, न्याय एक सापेक्ष है, और उन्होंने जिस प्रकार से शासक वर्गों को शिक्षा दी उसी प्रकार से कार्य करने का कार्य किया। उन्होंने जनता का दमन करने का कार्य किया, क्योंकि सोफिस्टों का मानना यही था कि न्याय अपने हित में ही कार्य करना ही न्याय है, संसाधन का अपने हित में प्रयोग करना न्याय है, जनता का अपने हित में दमन करना न्याय है। इस प्रकार की शिक्षा सोफिस्टों ने दी। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत का वर्णन करने से पूर्व उन सोफिस्टों के विषय में भी चर्चा की है जिसने विकृत न्याय की चर्चा की है, जिसने न्याय को एक पक्षीय माना है, सापेक्ष माना है, स्वार्थ युक्त माना है। ऐसे सोफिस्ट के विषय में चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इसका वर्णन रिपब्लिक में प्लेटो ने किया है। सोफिस्टों को विचार के अनुसार 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, परंपरावादी विचारक। इसके मानने वाले सिफोलिस और पॉलीमार्क्स हैं। तो पॉलीमार्क्स ने कहा कि न्याय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये कि सत्य बोला जाए, माने सत्य बोलना ही न्याय है, और नंबर 2, ऋण चुका देना न्याय है। सत्य बोलने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति सत्य बोलता है या सत्य के मार्ग पर चलता है तो उससे समाज में अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। इस प्रकार से न्याय की स्थापना होती है। अब जब लोग सन्मार्ग पर चलने लगे
एक दूसरे का सम्मान करने लगे, सच बोलने लगे, तो एक प्रकार से अन्याय का अपने आप में अंत होने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहती है। और अपना माने कर्ज लौटा देना भी एक न्याय है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, उधार लिया है, तो उसको चुका देना ही ईमानदारी की बात है। यह एक प्रकार का न्याय है। आप चाहें किसी व्यक्ति से उधार लें या किसी संस्था से उधार लें, इन उधारों को चुका देने में ही न्याय है। और इस प्रकार से समाज में ईमानदारी की स्थापना होती है। मित्रों, आज की स्थिति यह है कि कुछ ऐसे सबल व्यक्तित्व अपनी पहुंच के आधार से मौद्रिक संस्थाओं से ऋण लेकर के देश छोड़ करके ऐसे देश में चले जाते हैं जहां पर ऐसे व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति का यह कर्तव्य समाज विरोधी है, अन्याय से युक्त है। पॉलीमार्क्स, मित्रों, पॉलीमार्क्स जो सिफोलिस का पुत्र था, उसने अपने पिता द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कुछ संशोधित कर दिया। उसने कहा कि न्याय एक कला है जो व्यक्ति के कर्तव्य के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अगर व्यक्ति मानव का मित्र है तो उसके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मानवता का शत्रु है, जिससे मानवता का हनन होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ सख्ती से वह व्यवहार करना चाहिए, जिससे समाज में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ऐसा उदाहरण मिले जिससे इस प्रकार का भाव अपने मन में ना ला सके। आलोचना भी की गई है सुकरात के द्वारा कि दंडित करते समय किसी के प्रति प्रतिशोध का भाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ तो बात कही जा सकती है कि कुछ अपराधियों का सुधारात्मक कार्य से होता है। हर अपराध जो है कठोर दंड के लिए नहीं होता है। कुछ अपराध जो है सुधारात्मक कार्य से किया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। नंबर 2, न्याय के उग्रवादी सिद्धांत। इसके मुख्य प्रतिपादक थ्रेसीमेकस है, जिसका मानना है कि न्याय सबल का हित है। अपना स्वार्थ सिद्धि कर लेना ही न्याय है। शासन अगर आपसे प्रबल है, उस अवस्था में मजबूरीवश उस शासन वर्ग का नियम या उस शासन का नियम का पालन करना चाहिए, नहीं तो
अपने स्वार्थ और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमेशा तन्मयता से लगे रहना चाहिए या उसका प्रयत्नशील रहना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि न्याय व्यक्ति से, जो व्यक्ति न्याय चाहता है, समाज में शांति की व्यवस्था चाहता है, मानव के प्रति न्याय चाहता है, ऐसे व्यक्ति से वह व्यक्ति श्रेष्ठ हैं जो व्यक्ति अन्याय का भाव लेकर अपना स्वार्थ सिद्धि का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति को थ्रेसिमेकस ने श्रेष्ठकर माना है। नंबर 3, संवेदावादी विचारक। संवेदावादी विचारक ग्लकन है। इनका मानना है कि शक्तिशालियों से बचने के लिए, शक्तिशालियों से रक्षित होने के लिए समाज के बड़े वर्ग ने या कमजोर वर्ग ने, इसने कहा कि जो शक्तिशाली वर्ग होता है वो समाज में उनकी संख्या कम होती है, लेकिन एक बहुसंख्यक कमजोर वर्ग पर भारी पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए समाज के लोग न्याय की रचना करी, यानी न्याय नामक सिद्धांत की रचना या आचार व्यवहार का निर्माण किया, जिससे सबल व्यक्ति से रक्षा हो सके। इस प्रकार के न्याय को सुकरात ने विरोध किया है। उसने कहा कि न्याय सापेक्ष नहीं है, न्याय का कार्य पवित्र है, शाश्वत है और निर्लिप्त बुद्धि पर आधारित है। कुल मिलाकर यह है, सुकरात ने कहा कि न्याय शाश्वत है, इसका एक ही कार्य है, मानव का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, जिससे मानवता की रक्षा हो सके, वह कार्य करना न्याय का कार्य है। और इस प्रकार से प्लेटो ने सुकरात द्वारा न्याय का प्रचार करवाया। प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा है कि न्याय व्यक्ति के स्वाभाविक बुद्धि पर आधारित होना चाहिए। स्वाभाविक बुद्धि क्या है? स्वाभाविक बुद्धि यह है जो व्यक्ति उत्पादन का कार्य करता है और कुछ वाक्यों को मैं गलत प्रयोग कर दिया। रिपब्लिक में प्लेटो ने मनोवैज्ञानिकता के आधार पर मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन किया और इस आधार पर मनुष्यों को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर 1, जिनके अंदर क्षुधा तत्व की प्रधानता होती है, जो उत्पादन कार्य में रुचि लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को उत्पादक वर्ग कहा जाता है। नंबर 2, जिसके अंदर शौर्य नामक भाव की प्रधानता होती है, वीरता नाम की भाव की प्रधानता होती है, जिसके अंदर यह रुचि पाई जाती है कि समाज की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, ऐसे व्यक्ति को
देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाती है, या सैनिक वर्ग होते हैं। और जो लोग निष्पक्ष बुद्धि के स्वामी हैं, जो बुद्धिमान है स्वभाव से ही, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि समाज में शासन की व्यवस्था स्थापित करें और स्वभाव द्वारा निर्धारित कार्यों के अनुसार समाज में न्याय की व्यवस्था करें। न्याय की व्यवस्था स्थापित होने से व्यक्ति का व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक सुधार होता है और सामाजिक स्तर पर समाज में शांति की व्यवस्था स्थापित होती है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने कार्य के अनुसार, निर्धारित कार्य के अनुसार अपना कार्य करते हैं। समाज को भी प्लेटो ने 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभाजित किया। नंबर 1, जो उत्पादक वर्ग हैं, जिनका कार्य है कि औरों के लिए उत्पादन का कार्य करें, औरों के लिए भरण पोषण का कार्य करें, ऐसे लोगों को उत्पादक वर्ग कहते हैं। और ऐसे लोग जिनके अंदर शौर्य भावना की प्रधानता होती है, जिनकी इच्छा समाज की रक्षा और राज्य की रक्षा करने में होती है, ऐसे व्यक्ति सैनिक का कार्य करते हैं। और जिनके अंदर बुद्धि की प्रधानता है, निष्पक्ष बुद्धि के जो स्वामी हैं, जो अपना कर्तव्य समझते हैं समाज पर शासन करना निष्पक्षता के आधार पर, तो इस प्रकार से तीनों वर्ग अपने अपने कार्य करने लगे तो समाज में एक प्रकार की न्याय की स्थापना होती है। इस प्रकार से प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की रचना रिपब्लिक में की है, किंतु कार्यों के आधार पर समाज का विभाजन एक प्रकार से, एक जो नवीन सिद्धांत है कार्य विभाजन, भूमिका विभिन्नीकरण, जो एक शब्द आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उसकी भी शुरुआत प्लेटो ने की है। मेरे अनुसार शायद ये सत्य न हो, आप इस पर विचार करेंगे, सत्य है या नहीं है इस पर आप विचार करेंगे कि क्या ये मैंने जो कहा है वो सत्य है या नहीं है। प्लेटो की न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन इस प्रकार से किया जा सकता है कि इस प्रकार के सिद्धांत से पूर्व एथेंस में जो अशांति की व्यवस्था थी, एथेंस में जो अशांति की व्यवस्था थी वो इस प्रकार के सिद्धांत से खत्म करने की कोशिश करने का कार्य प्लेटो ने किया कि समाज में या समाज को 3 वर्गों में विभाजित करने से सब अपने अपने कार्य करने लगेंगे तो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार से न्याय की व्यवस्था समाज में स्थापित होगी और अशांत एथेंस जो है शांत हो सकेगा, उन्हें वहां पर शांति की व्यवस्था हो सकेगी। इसकी आलोचना भी की गई है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की गई है।
जो इस प्रकार है। यह सिद्धांत व्यक्ति के लिए केवल कर्तव्य पर बल देता है। विद्वानों ने यह कहकर आलोचना की है कि इस प्रकार का सिद्धांत जो है व्यक्ति के कर्तव्य पर बल देता है, यह कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। और इस सिद्धांत को कानून की मान्यता या कानून का बल प्राप्त नहीं है। जिस न्याय सिद्धांत को कानून का बल प्राप्त न हो, वह सिद्धांत केवल नैतिक बात या नैतिक सिद्धांत ही रह जाता है, न्याय नहीं कहा जा सकता है। न्याय कहलाने के लिए उसके पीछे कानून का समर्थन अवश्य होना चाहिए। बार्कर के अनुसार प्लेटो का वास्तव में न्याय नहीं है, माने प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तव में न्याय नहीं है, केवल मनुष्यों को अपनी अपने कर्तव्य भावना मात्र हैं। माने प्लेटो ने जो समाज को 3 वर्गों में बांटा, इससे स्पष्ट होता है कि यह एक कर्तव्य है, ना कि न्याय का कोई सिद्धांत। और सिद्धांत जो है निष्क्रियता का पोषण व समर्थन करता है। माने इसको मनवाने वाली कोई संस्था का वर्णन प्लेटो ने नहीं किया है, तो वो इस आधार पर यह सिद्धांत निष्क्रिय है। और केवल एक वर्ग को सत्ता दिया है। आज के समय में हर व्यक्ति को निर्वाचित होने का अधिकार है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि एक व्यक्ति को सत्ता देना समाज में अव्यवस्था व तानाशाही स्थापित करने का कार्य है। कॉल पॉपर के अनुसार प्लेटो विशेषाधिकार को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है। यानी कि विशेषाधिकार को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, यानी कि समाज को 3 वर्गों में बांटता है और कहता कि यही एक न्याय है। हम विशेषाधिकार के अभाव को ही न्याय कहते हैं। और कॉल पॉपर ने कहा है कि हम विशेषाधिकार को अंत को ही न्याय कहते हैं। जिस समाज में विशेषाधिकार नहीं है वही न्याय है, क्योंकि विशेषाधिकार स्थापित होने से समाज में अन्याय की भावना स्थापित होती है। इसलिए कॉल पॉपर ने नकारा है कि जिस समाज में विशेषाधिकार की प्रधानता हो वो समाज जो है मानव के लिए हितकर हो ही नहीं सकता। और दार्शनिक शासन की निरंकुशता की अपरिहार्यता। प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक शासक ही समाज में न्याय की व्यवस्था स्थापित कर सकता है और इसके अतिरिक्त किसी के अंदर ऐसी क्षमता हो ही नहीं सकती। यह एक काल्पनिक विचार था,
जो एक दार्शनिक शासन को उत्पन्न करने में या बनाने में प्लेटो खुद असफल रहा। चर्चा में आज की बात यहीं तक मित्रों। आगे की चर्चा हम आगे के विषय पर करेंगे, यानी कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने जो रिपब्लिक में दिया है उस पर करेंगे। आगे की चर्चा हम आगे की मुलाकात में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।